देखिए अपन व्याकरण के अंदर कारक पढ़ रहे हैं। कारक के अंदर अपने प्रथमा विभक्ति पूरी कंप्लीट हो गई थी। द्वितीय विभक्ति की ओर अपन चल रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में कुछ उपपद जो विभक्तियाँ थी वो अपने कर ली थी, कुछ से कर ली थी। देखिए वितय परितय निक सा हाप अंतरा अंतरेण धिक हाय प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितय परितय हा निक सा प्रतियोगे प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति। तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति और कुछ अपवाद स्वरूप कुछ उपपद विभक्तियां हैं, इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसी धातु से पहले कोई अगर उपसर्ग लग जाए तो वहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। अगर धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो षष्ठी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। तो देखिए यदि उपसर्ग पूर्व सीड स्था आस धातु नाम प्रयोगे एसाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति च। अब देखिए अधि उपसर्ग पहले अधि उपसर्ग होना चाहिए। अधि उपसर्ग पहले सीड स्था धातु आस धातु। देखिए सीड मानी होता है, स्था मान ठहरना, सीड मानी होता है सोना, सीड मानी सोता, और तिष्ठति मानी बैठता, और इन आस मानी भी होता है क्या, बैठना। इन धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीड धातु है, आत्मनेपदी की धातु है, आत्मनेपदी के धातु के साथ अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अधि उपसर्ग जुड़ते ही ये द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे सुरेश सयाम सेते, सुरेश चारपाई पर सोता है, तो सुरेश सयाम अधि सेते। अब देखो अधि सेते, अधि उपसर्ग होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति। दूसरा देखिए तिष्ठति स्था धातु है, स्था धातु के रूप तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति लट लकार में ऐसे रूप चलते हैं। अगर अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये आपके इस विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगी। और जैसे अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, तो अध्यापक है आसंद काम अधिसेटे, क्या जाएगा, अध्यापक है आसंद काम अधिष्ठेष्टे, यानी अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। आगे अपन चले, दूसरा भी है, जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो इसका बन जाएगा नरपः, नरपः सिंहासनम अध्यासते, नरपः सिंहासनम अध्यासते, राजा सिंहासन पर बैठता है। अब देखो इससे पहले अगर उपसर्ग लग गया, कौन सी धातु, अधि उपसर्ग पहले सीड स्था और आस धातु से पहले आपको कहीं भी उपसर्ग मिले तो वहाँ आपको द्वितीय विभक्ति कर्म कारक करना है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक करना है। देखिए अधि सेते, अगर सेते अकेला आता तो इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती। अगर अधि उपसर्ग है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला है उप अधि आंग, आंग हिंदी में संस्कृत में होता है आंग उपसर्ग, जबकि हिंदी के अंतर्गत होता है आ उपसर्ग। उपसर्ग का सर्ग पूर्व वस धातु प्रयोगे अस्य आधार से कर्म संज्ञा भवति। देखिए वस मानी होता है रहना, वस्ती वस्त वसंती, वस धातु में क्या होता है, रहना, वस धातु का अर्थ होता है रहना, तिष्ठति मान ठहरना, और इसका होता है रहना। अगर इससे पहले आपको अधि उप आंग या आ उपसर्ग धातु से पहले जुड़ा हुआ हो तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। पहले वाले में क्या थी, पहले में अधि उपसर्ग था, आस स्था और तिष्ठ धातु थी। इसमें क्या हो जाएगा,
किसी वस धातु से पहले, शर्त ये है वस धातु होनी चाहिए, और अगर उससे पहले उप आदि आंग उपसर्ग हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। जैसे उपवस्ती, वस धातु है, उप उपसर्ग लगा दिया, इसका मतलब होता है पास में रहता है। अनु, अनु उपसर्ग लगा दिया, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है पीछे। जैसे अनुधावती, पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार से अनुवस्ती पीछे रहता है, अधिवस्ती में रहता है, जैसे नगर में रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, भवन में रहता है, में पर तो क्या जाएगा अधिवस्ती। और आवस्थी का मतलब होता है रहना, रहता है। अगर इन धातुओं से पहले अधि उप आंग उपसर्ग का प्रयोग होने पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये नहीं होंगी तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सीधा नहीं होगा। जैसे श्याम नगरम उपवस्ती, श्याम नगर के पास में रहता है, नगर के पास रहता है, तो श्याम है नगरम उपवस्ती, श्याम नगर के पास में रहता है। दूसरा है अनुवस्ती, कुलदीप गृहम अनुवस्ती, कुलदीप का घर पीछे है, जैसे कुलदीप का घर पीछे है, जैसे गृहम अनुवस्ती, कुलदीप पीछे घर में रहता है, यानी पीछे के घर में रहता है। गृहम आ गया, गृहम का मतलब हो गया घर में। अगला है अधिवस्ती, अधिवस्ती वस्त हो गया में रहता है, क्या अर्थ होता है में रहता है। में अर्थ का मतलब ये हो गया कि जैसे सुरेश नगर में रहता है, सुरेश जयपुर में रहता है, तो सुरेश है जयपुरम अधिवस्ती, सुरेश है जयपुरम अधिवस्ती, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। सुरेश है जयपुरम अधिवस्ती, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला देखिए, आगे अपन चले, इससे आगे अपन बढ़े तो देखिए हरि बैंकुट में रहते हैं, हरि, हरि का इसका मतलब है भगवान, भगवान बैंकुट में रहते हैं, तो देखिए हरि बैंकुटम आवस्ती, हरि बैंकुट में रहते हैं, तो वस धातु है, वस धातु से पहले उप अनु अधि आ, अगर उपसर्ग लगा हुआ हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अधि उप अनु आ, आंग या आ उपसर्ग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म कारक होगा। अब एक अगली एक उपपदवी, अधि और नि उपसर्ग पूर्व विस धातु प्रयोगे सति अस्य आधार से कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवन्ति। अब देखिए अभि और नि उपसर्ग किस धातु से, विस धातु से पहले अगर अधि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ जुड़े हों तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और उसी में एक ही आपको उदाहरण मिलता है। देखिए अधि अभि और नि उपसर्ग विस धातु से पहले होगा तो वहाँ द्वितीय विभक्ति, दिनेश गांव में प्रवेश करता है, दिनेश गांव को प्रवेश करता है, तो अभी निविशते, देखिए ये धातु है, विस धातु है, इसके रूप आत्मनेपदी के रूप चलते हैं, और आत्मनेपदी के रूप अभी और नि उपसर्ग होने पर इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दिनेश ग्रामम अभी निविशते, दिनेश गांव को प्रवेश करता है, गांव को प्रवेश करता है, गांव के अंदर प्रवेश करता है, तो अभी और नि उपसर्ग होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुई। अगली उपद विभक्ति क्या कहती है, देखिए अपादान आदि कारकाणाम पत्र वीक्षणामस्ति तत्र तेषां कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। अकथितम, एक अकथितम च सूत्र होता है, ये सूत्र ये कहता है कि अपादान आदि कारकों में अविक्षण स्थिति होने पर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि अपादान कारक का। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके लिए कुछ धातुएं फिक्स हैं, 16 धातुएं होती हैं। अकथित च, इसमें क्या होता है
16 धातुएं होती हैं। 16 धातु में द्विकर्मक दो दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा, एक प्रधान कर्म एक गौण कर्म। तो देखिए संस्कृत भाषा में एतादृश षोडश धातु सन्ति, संस्कृत भाषा में ऐसी 16 धातुएं हैं। तेषां प्रयोगत ये मुख्यतः कर्म भवति अपरश्च अपादान कारके विक्ष गौण कर्म भवति। तो देखिए मुख्य इन 16 धातुएं मुख्य रूप से कर्म संज्ञा होती है। अपादान को गौण कर्म अंतर्गत शामिल किया गया है। अपादान गौण कर्म होने के कारण इसको द्वितीय व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया और द्वितीय व्यक्ति को सम्मिलित करने के कारण इसमें दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म, एक मुख्य एक प्रधान और एक अप्रधान, एक मुख्य और एक गौण। तो इनमें क्या होगा, गौण कर्म में जो गौण कर्म होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। इमे धातु द्विकर्मक धातु है, इन धातुओं को द्विकर्मक धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में द्विकर्मक धातुएं होती हैं 16 और उन 16 धातुओं में षोडश है, 16 धातुएं होती हैं। उन 16 धातुओं में कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य रूप से 16 धातु कौन सी हैं? दु है, याच, पच, दंड, पर्च, रुद्र, ची, जी, बू, चीबू, सास, मथ, मुस, नी, हरे और वह, कृस, ये मुख्यतः 16 धातुएं होती हैं। अब एक इसमें सास और बुरु धातु है, इनके कारण देखिए इसमें 16 धातुएं हो गई, सास और बुरु धातु है, इनको एक रूप में शामिल कर लिया गया। अब देखो दु धातु, दु धातु का अर्थ होता है दूना, दु धातु का अर्थ क्या होता है? दुहना, याच का मांगना, पच का पकाना, दंड का दंड देना, पर्च का पूछना, रुद्र का रोकना, ची का चुनना, जी का जीतना, ब्रू का बोलना, सास का कहना, ब्रू और सास एक के अंतर्गत आ जाएंगी, मत का मथना, मुस का चुराना, नी का ले जाना, हरे का हरण करना, वह का ले जाना। देखिए वह के नीचे हलंत नहीं है इसमें, कृष का होगा सिंचना। अब देखिए अब दू है मानी दूहतना, गोपाल गाय से दूध दूहता है, गोपाल गाय से दूध दूहता है। अब देखो अब गाम, गाम क्या हो गया? गौण कर्म हो गया और प्रधान कर्म क्या हो गया? दूध। गाय का मुख्य दूध, मुख्य कारण क्या है? दूध दूहना, किसका? गाय का। तो देखिए इसमें गौण कर्म हो गया, तो गौण कर्म होने गाय, इसमें गौण कर्म हुआ, गाय गौण कर्म होने से गाय में द्वितीय व्यक्ति हो गई। जैसे गोपाल है, गाम पे दोगदी, गोपाल है, गाम पे दोगदी, गोपाल गाय से दूध दूहता है। अब प्रधान कर्म तो हो गया इसमें दूध और गौण कर्म हो गया गाय, तो गौण कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे चलो, याच माने मांगना, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, तो किससे मांगता है? महेश से। क्या मांगता है? पुस्तक। पुस्तक तो क्या हो गया? मुख्य या प्रधान कर्म, और गौण कर्म अप्रधान कर्म क्या हो गया? कौन कौन हुआ? महेशम। तो सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते। अगला है पच, पच माने होता है पकाना, पच का अर्थ क्या होता है? पकाना। जैसे पाचक चावलों से भात पकाता है, पाचक चावलों से भात पकाता है। ओदनम, पकाना तो प्रधान कर्म हो गया, जबकि चावल क्या हो गया? गौण कर्म। तो देखिए पाचक है, तंडुलान ओदनम पचती, तो चावल में अक्स्तान भी आ सकता है, अक्स्तान भी आ सकता है, और तंडुलान, तंडुलान कौन सी हो गई? तंडुलान की द्वितीय बहुवचन। तो चावलों से भात पकाता है, तो पाचक है, तंडुलान ओदनम पचती। अगला है दंड, दंड माने दंड देना, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है, तो राजा गर्गान शतम दंडयति। अब प्रधान कर्म तो क्या है? 100 सत, और गौण कर्म हो गया गर्गान, तो गर्गान क्या हो गया? गौण कर्म।
तो इसमें क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति। पृच्छ मानी पूछना, वह बालक से मार्ग पूछता है, सह माणवकम प्रस्थानम पृच्छति। तो माणकम में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अगला अपन देखते हैं, रुद्र मानी रोकना, ग्वाला गाय को वज्र में रोकता है। वज्र मानी होता बाड़ा, जिसको अपने भाषा में बोलते हैं नोहरा। तो बाड़े में रोकता है, तो ग्वाला है वज्रम गाम अवरुदंती, अवरुदंती हो जाएगा। तो वज्रम में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। अगला अपन चले, ची मानी चुनना, माली लताओं से चुनता है, फूल चुनता है। पुष्प मानी क्या होता है, फूल चुनता है। तो मालाकार है लताम पुष्पम चिनोती, माली लताओं से फूल चुनता है, तो मालाकार है लताम पुष्पम चुनोती। अगला है जी मानी जीतना, जी का अर्थ क्या हो जाएगा, जीतना। तो राजा शत्रुओं से राज्य को जीतता है, राजा शत्रुओं से राज्य को जीतता है। तो नृप है शत्रुम राज्यम जयति, तो शत्रु में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई गौणक्रम। अगला है ब्रू मानी बोलना, गुरु शिष्यम धर्म भूते, गुरु शिष्य को धर्म बताता है, गुरु शिष्य को धर्म कहता है या बताता है। तो गुरुम शिष्यम धर्म भूते भी हो सकता है और शास्त्री भी हो सकता है, दोनों हो गया ब्रू और सास का। सास माने भी कहना और ब्रू मानी बोलना। तो गुरु शिष्य को धर्म कहता है, गुरु शिष्य को धर्म बोलता है, धर्म के बारे में बताता है। तो क्या हो जाएगा, गुरु शिष्यम धर्म भूति शास्त्री, ये द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। अगला आ जाएगा मथ, मथना, ये मोस्ट है, देख लो ये 16 धातु हैं, द्विक्रमक धातु। हर बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए मत मानी मथना, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। स क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, क्या हो जाएगा, सह क्षीर निधिम सुधाम मथनाति। तो क्षीर निधि में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई अकथित सूत्र से। अगला है मुस मानी चुराना, चोर देवदत्त से धन चुराता है, चोर देवदत्त से धन चुराता है। तो चोर है देवदत्तम धनम मुसनाति, चोर देवदत्त से धन चुराता है, चोर है देवदत्त धनम मुसनाति, चोर देवदत्त से धन चुराता है। अगला देखो नी मानी ले जाना, वह बकरी को गांव ले जाता है, वह बकरी को गांव ले जाता है। स अजाम ग्राम नयति, तो ग्रामम में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति गुण क्रम के अंतर्गत। तो स अजाम ग्रामम नयति। हरे मानी हरना, वह गांव में धन को ले जाता है, धन को किससे ले जाता है, हरण करके। तो स ग्रामम धनम हरति, वह गांव में स ग्रामम धनम हरति। तो क्या हो जाएगा, स ग्रामम धनम हरति, वह ले जाना। तो किसान गांव में बोझा ले जाता है, वजन ले जाता है, भार ले जाता है। बोझा का मतलब क्या होगा, यहाँ भार से मतलब है, वजन से वेट से मतलब है। तो कृषक है ग्रामम भारम वहति, किसान गांव में बोझा ले जाता है, वजन ले जाता है। अगला है कृष मानी सींचना, किसान खेत में भैंस को खींचता है। तो कृषक क्षेत्रम महिषी कृषति, किसान खेत में भैंस को सींचता है। तो क्षेत्रम में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। अब देखो गुण क्रम, जैसे क्षेत्रम है, ग्रामम है, ग्रामम है, ग्रामम है, देवदत्तम है, क्षीर निधिम है, आपके शिष्य में है, शत्रु में है, लताम में है, वज्र में, माणकम में, गरगान, तंडुलान, महेश, गाम, इनमें क्या होता है, ये गुण क्रम होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्यतः 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं में अप्रधान अकथित सूत्र से अंतर्गत इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने के कारण ये कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आती है। तो इनको पहले धातुओं को याद कर लेना कि कौन कौन सी धातुएं हैं, वो मिल जाने पर द्वितीय, जैसे दु है, याच, पच,
दुह याच पच दंड दुह याच पच दंड पर्च रुद्र ची जी बुरु सास मथ मुस नी क्रस रे वह। इन धातुओं को आप लिखोगे 2 बार, ये तो याद हो जाएंगे। इन 16 धातुओं को एकदम कंप्लीट याद कर लोगे, फिर आगे जो ही वाक्य मिल जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है दे देंगे। तो इन विशेष जो धातुएं होती हैं, इन विशेष धातुओं के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक आगे है, अगला अंतिम है। कालवाची ने शब्दे मार्गवाची शब्देन अत्यंत संयोग गमने द्वितीय व्यक्ति। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर लगातार, जैसे 5 दिन, 7 दिन, महीने भर, तो उन कर्मवाची कंटिन्यू होने के कारण द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से पढ़ रहा है, कंटिन्यू हुआ तो क्या हो गया, द्वितीय व्यक्ति। अगर कंटिन्यू नहीं होगी तो षष्ठी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से पढ़ रहा है, सुरेश अत्र 5 दिनानि पठती, सुरेश यहाँ 5 दिन से पढ़ता है। मोहन लगातार महीने भर पढ़ा, महीने भर, तो अगर महीने भर पढ़ता, अगर फल प्राप्ति हो जाती है तो तृतीय व्यक्ति आ जाएगी। महीने भर नहीं पढ़ा षष्ठी व्यक्ति, और महीने भर पढ़ा, फल से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मोहन मासम अदिते, मोहन लगातार महीने भर पढ़ता है। नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है, कोस भर यानी स्थान जगह विशेष दे दी, दूरी दे दी, कितनी दूरी तक टेढ़ी है। तो देखिए नदी कोसम कुटिला अस्ति, नदी कोसम कुटिला अस्ति, तो नदी कोस भर टेढ़ी है, इसमें हो जाएगी। अगला प्रदीप लगातार 1 योजन तक पढ़ता है, कंटिन्यू समय के अनुसार, योजन का समय से जुड़ा होने के कारण देखिए प्रदीप योजनम पढ़ती, प्रदीप योजनम पढ़ती। अब देखो लगातार हो गया, कालवाची समयवाची कला लगातार हो गया द्वितीय व्यक्ति। कंटिन्यू नहीं होगा तो इन्हीं वाक्यों में षष्ठी व्यक्ति प्रयुक्त हो जाएगी। अगर कंटिन्यू हो रहा है और फल की प्राप्ति हो रही है तो तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो अपन तृतीय व्यक्ति आने वाले कल पढ़ेंगे, ये इन्हीं को दोबारा दोहरान करेंगे। तो देखिए द्विकर्मक अकथित सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है, अकथित सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है। 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, उनमें से इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये फिर आपकी उप अधि आंग उपसर्ग होने पर द्वितीय व्यक्ति होती है वस धातु से पहले। और एक देखिए विष धातु से पहले अधि और नी उपसर्ग होने पर द्वितीय व्यक्ति होती है। दूसरा आपकी एक और बताया था मैंने, अधि उपसर्ग सीड स्था आस धातुओं के साथ कोई भी उपसर्ग आ जाए, अधि उपसर्ग आ जाए, तो वहाँ द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। और एक ये आपको 16 द्विकर्मक धातु बता दी, और एक ये कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति प्रयोग होती है। जैसे 5 दिन, महीने भर, समय निश्चित है कि ये वो व्यक्ति 5 दिन तक यहाँ रुका। अब वो मोहन महीने भर पढ़ा, द्वितीय व्यक्ति मोहन महीने भर पढ़ा और पास हो गया, इसका मतलब इसमें द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी, तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, फल प्राप्ति हो गई। और महीने भर सुरेश 2 दिन पढ़ा, तो ये इसमें षष्ठी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो अपन जब कारकों को पढ़ेंगे तो इन तीनों में डिफरेंट अंतर करके देख लेंगे। तो यहाँ इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। आगे के लिए देखिए द्वितीय व्यक्ति अपनी कंप्लीट होती है, प्रथमा और द्वितीय। इसमें प्रथमा तो इतनी महत्व नहीं है, लेकिन द्वितीय व्यक्ति को आप अच्छी तरह से तैयार करो। द्वितीय व्यक्ति को आप अच्छी तरह से तैयार करोगे तो ये उपपद विभक्तियाँ हैं, ये उपपद विभक्तियाँ ही मुख्य होती हैं। परीक्षा में द्वितीय व्यक्ति का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे आने वाले कल वीडियो में अपन तृतीय व्यक्ति का अध्ययन करेंगे और इन विभक्तियों को आप नोटबुक में उतारें। जो 16 द्विकर्मक धातुएं बताइए उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। इनको 16 धातुओं को आप लिखकर याद कर लो, ताकि परीक्षा में प्रश्न पक्का है इससे और आपकी याद हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।